आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की, यानी साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से करें। और ये साक्षात्कार किस चीज का होगा, जो कि ईसीजीसी पीओ राजभाषा या फिर यूपीएससी जेटीओ यानी ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी में होने वाला जो साक्षात्कार है उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं जिन्होंने इन सभी की लिखित परीक्षा में सफलता हासिल किया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ और ईएसआई जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए कि इसकी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो किस प्रकार से करें, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उससे संबंधित चीजें आपसे पूछी जाती हैं, उन संस्था के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपको शॉर्टकट में ही ये नाम देखने को मिलता है कि ईपीएफओ, ईएसआईसी, जेटीओ, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, कौन सी संस्था है ये। तो अगर हम बात करें ईएसआईसी की, तो ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो शब्दावली होती है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद ईपीएफओ की बात करें कि ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फंड से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे संबंधित जो शब्दावली है, जो टर्म्स हैं, जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो किस मंत्रालय के अधीन हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों जो संस्थाएं हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये चिंता है कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आपको सबसे पहले साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार में जो आपका विषय है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात्कार में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात है, जैसे कि ईपीएफओ या ईएसआईसी है, वो किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जिसके द्वारा ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी वो है यूपीएससी। तो यूपीएससी से संबंधित चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हमारे सामने आयोग आया। तो यूपीएससी के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि जब आपका रिटन एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आपको ई गवर्नेंस है, बहुत सारे जो ट्रांसलेशन से संबंधित टूल्स के बारे में भी पूछा गया था, और राजभाषा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भी आपसे पूछे गए थे, यानी सिलेबस में दिया गया था। तो उन सभी को आपको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजभाषा से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, या किसी भी आर्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके रूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपके किसी भी जो वहां पर समितियां भी दी गई थी सिलेबस में, तो समितियों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना चाहिए। विभिन्न संस्थानों के बारे में ज्ञान हो, जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान है तो उसके बारे में ज्ञान रखिए आप लोग, क्योंकि ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। तो ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन सी संस्था कार्य करती हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ईपीएफओ या ईएसआईसी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो उन योजनाओं के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईपीएफओ के अंतर्गत कौन कौन सी 3 स्कीम्स आती हैं। तो जैसे 3 स्कीम्स जो आती हैं वो है आपकी ईपीएस यानी एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है, ईपीएफ है यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है इसके अंतर्गत, और ईडीएलआई यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी स्कीम है। और ये जो तीनों स्कीम है किस किस वर्ष में आई है उनका वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि ईपीएफओ का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कौन सा ईयर है, ऐसी चीजों को आपको पता होना चाहिए। ईएसआईसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ईएसआई किस एक्ट के द्वारा, यानी वो जो एक्ट है वो किस
वर्ष में आया, जैसे बात करें कि 1948 में इसका एक्ट आया था, और इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले इनॉग्रेशन कहाँ हुआ और कब हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप उस संस्था से जुड़ने वाले हैं, तो उस संस्था से संबंधित आपको ऐसी बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ईपीएफओ प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है, आपने देखा कि जब इन दोनों की परीक्षा हुई थी तो वहां पर साहित्य से यानी हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, विभिन्न लेखकों से संबंधित रचनाएं पूछी गई थी, कब किस लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न पुरस्कारों के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य के बारे में अब एग्जाम के टाइम पे यानी लिखित जो परीक्षा हुई थी उसमें आपने किस तरीके से तैयारी की है, आपने तैयारी किया था, इसमें किस तरीके से पढ़ा था, वो आपके काम आने वाला है। लेकिन अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं से भी किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यानी पहले से भी अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अब। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम में उससे संबंधित जो साक्षात्कार होता है उसमें पूछा जाता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान देते हैं, इन सभी चीजों के बारे में खुद से समझते हैं, या कहीं कोर्स लेते हैं या किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो उसके द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी साक्षात्कार की डेट आई नहीं है, और अभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी भी परीक्षाएं हैं जिनके साक्षात्कार अभी पहले से ही पेंडिंग है, तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन जो टाइम लग रहा है वो आपके लिए सोने पे सुहागा है, कि आपको टाइम मिल रहा है, आप उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अच्छे तरीके से सारी चीजें फिर से पढ़ डालिए, सब चीजें समझिए, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपको जब साक्षात्कार में आप किसी के सामने बैठे तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। क्योंकि आप रिटन परीक्षा हो चुकी है, आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, यानी आपकी जो मात्रात्मक परीक्षा हो चुकी है, अब आपके गुणों का परीक्षण होगा, यानी ये जो साक्षात्कार होगा वो आपका क्वालिटेटिव होगा, ना कि क्वांटिटेटिव होगा। तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है और उस संस्था के लिए किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, वही सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो आपको इस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम ईसीजीसी पीओ राजभाषा की तैयारी के बारे में बात करें, तो आई एग्जाम बी के द्वारा आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसका जो कोर्स है वो आरबीआई के साथ में आपको करवाया जाएगा, आरबीआई के साथ में मर्ज करके ये सारी क्लासेस की जाएंगी। बाकी जो भी चीजें हैं, यानी आपके बायोडेटा के हिसाब से अलग से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन ओवरऑल स्कोर आरबीआई के अंतर्गत रखा गया है। तो एक साथ ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। और यदि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए आई एग्जाम बी के साथ जुड़ते हैं, तो इंटरव्यू में आपको सिर्फ मॉक इंटरव्यू की तैयारी आई एग्जाम बी के द्वारा नहीं करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर नियमित रूप से, यानी आपको जितनी भी क्लासेस की जरूरत होंगी उसकी भी क्लासेस दी जाएंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे संस्थान के बारे में है, तो इन सभी की आपको कक्षाएं दी जाएंगी, यानी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉक इंटरव्यू के ही आप तैयारी करेंगे, कि बस मॉक इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले इनकी क्लासेस देकर आपको इसके जो थ्योरी पार्ट है उसको तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब आपसे मॉक इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको पूरे आत्म भरोसे के साथ उसको सही तरीके से उसका उत्तर दे सके, उस प्रश्न का सामना कर सके। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ मॉक इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाई जाएगी, आपको इन सभी चीजों की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब ये इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं तो वो सिर्फ मॉक इंटरव्यू पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लासेस भी दी जा रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आई एग्जाम बी से जुड़ने पर मॉक इंटरव्यू ही नहीं, आपको क्लासेस भी दी जाएंगी। और क्लासेस देने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएंगी। जैसे हिंदी साहित्य है, आप देख सकते हैं कि जगदीश जांगीर सर हैं, जो हिंदी साहित्य में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, तो उनके द्वारा हिंदी साहित्य की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जो हमारे इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो कौन कौन से लोग हैं, और सभी अपनी अपनी फील्ड पे माहिर हैं, और वो आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे कपिल शर्मा सर हैं,
यहाँ पर, जो कि हिंदी से उन्होंने उनका सब्जेक्ट रहा है और साथ में पीजीडीटी भी किया है। और पीजीडीटी यानी ट्रांसलेशन से संबंधित ये सभी परीक्षाएं हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं। सुबोध अग्रवाल सर हैं, आप देख सकते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं वो खुद ईपीएफओ में। तो जो व्यक्ति ईपीएफओ में खुद डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको कितनी नॉलेज होगी और अंदर की चीजें उसे कितना पता होगा। और ऐसे लोगों से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसे लोगों से इंटरव्यू या मॉक इंटरव्यू या फिर क्लासेस की तैयारी आपको दी जा रही है। इसके बाद अरुणिमा मैम है, आप मेरे बारे में जानते ही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गरिमा मैम है, जिनको मेंटरशिप में 12 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और आप देख सकते हैं, आप इनके बारे में जानते भी हैं कि अगर कोई समस्या आती है, किसी भी तरीके का गाइडेंस है, तो उनके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि रवि विश्वास सर हैं, जो कि खुद यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, तो उनको भी यूपीएससी के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आई एग्जाम बी में जो इन सभी परीक्षाओं के लिए मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट तैयार किए गए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या उन विषयों के एक्सपर्ट हैं। तो आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल सकती है, कोई भी समस्या होगी तो निराकरण हो सकता है। और यदि आप इन सभी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं और अब इंटरव्यू के लिए आप परेशान हैं, तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप आई एग्जाम बी से जुड़े और सही गाइडेंस आप पाएं। और यदि इन सभी परीक्षाओं में होने वाली जो साक्षात्कार परीक्षा है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।